तालीमी सफ़र के साथ साथ अपना मुख्तसर तारुफ़ कराइए। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम नवीद अल्ताफ़ ख़ान है और मैं एनईडी यूनिवर्सिटी का तालिब इल्म हूँ। इस वक्त मैं मैकेनिकल इंजीनियरिंग के प्रोग्राम में रोल्ड हूँ और मेरा सेकंड ईयर चल रहा है। मेरा बैकग्राउंड, मैं हबीब पब्लिक स्कूल से मैंने ओ लेवल्स अपना कंप्लीट किया है और उसमें मेरे जो है ए ग्रेड आया था। मैंने 2019 में ओ लेवल्स अपना कंप्लीट किया था। उसके बाद DHA कॉलेज फॉर बॉयज़ एंड गर्ल्स से मैंने अपना इंटरमीडिएट कंप्लीट किया। उस पर मेरा अल्हम्दुलिल्लाह A+ ग्रेड था और अभी मेरी मैकेनिकल इसका जो रोल चल रहा है वो भी काफ़ी मतलब इंटरेस्टिंग चल रहा है और टफ़ भी होता जा रहा है वक्त के साथ साथ। तो अभी फ़िलहाल ये फार्मूला कार सोसाइटी में शामिल होने की क्या वजह बनी और इसमें आप क्या किरदार अदा करते हैं? अच्छा, फार्मूला कार के हिसाब से मैं स्टोरी मेरी ये है कि मुझे बचपन से ही जो है गाड़ियों में बहुत इंटरेस्ट था। गाड़ियों के इंजन्स के ऊपर मेरे काफ़ी बचपन से मेरी रिसर्च रही थी और मैं नेशनल जोग्राफिक जो है देखता था। उसमें मैं फ़ेरारी के इंजन्स के बारे में भी देखता था, BMW के, मर्सिडीज़ के। तो वहाँ से मुझे जो है मेरा जो है इंटरेस्ट और ज़्यादा बढ़ता गया। और फिर जब मैं एनईडी में आया और एनईडी में मैंने जब ये एनईडी रेसर्स का नाम मैंने सुना था, मैंने इनकी पूरी हिस्ट्री के बारे में जाना और मुझे काफ़ी इंटरेस्टिंग लगा कि यहाँ पर मैं अपना काम परस्यू कर सकता हूँ। असल में ये है कि हम जो मैकेनिकल में पढ़ रहे होते हैं वो हमारा सिर्फ पढ़ाई से रिलेटेड होता है, लेकिन जो एनईडी रेसर्स की बात होती है वो आपको इंडस्ट्री के वाइज आपको जो है ना प्रॉपर ट्रेन करते हैं। इंडस्ट्री आपसे ऑन हैंड एक्सपीरियंस मांगती है और वो चीज़ हम लोग यूनिवर्सिटी में क्लास में बैठ के वो नहीं हासिल कर सकते। तो मेरा जो फार्मूला कार से रिलेटेड जो भी इंटरेस्ट पूरा यहाँ से इसी तरीके से चलता है कि मुझे इंडस्ट्री में आगे जाना होगा तो फिर मैं कुछ वैल्यूएबल स्किल्स होंगी जो मुझे यहाँ क्लास से नहीं मिलेंगी। प्लस ये भी कि अभी फ़िलहाल मैं यहाँ एनईडी रेसर्स में मैं चेसिस का टीम मेंबर हूँ। यहाँ पर हम लोग काफ़ी सारी चीज़ें नहीं सीखते हैं क्योंकि हम जो पढ़ाई कर रहे होते हैं वो सिर्फ़ और सिर्फ हमें एक प्रैक्टिकल नॉलेज बता रहा होता है। उसके जो ऑन हैंड एक्सपीरियंस है वो हमें क्लास में नहीं मिलता। इवन तो हमारी लैब्स में भी उतना ज़्यादा नहीं सिखाया जाता। यहाँ पर ये है कि हम इवन तो अगर हम अपनी गाड़ी का भी कोई काम मैकेनिक के पास लेके जाते हैं तो मैकेनिक कर रहा होता है यहाँ। और एनईडी रेसेस में फिर ये होता है कि हम जो अपनी पूरी गाड़ी भी जैसे बनाते हैं वो पूरी हम लोग कम्प्लीटली अपने ही डिज़ाइन भी खुद करते हैं, उसकी मैन्युफैक्चरिंग की जो कॉस्ट वगैरह वो सब हम बेयर करते हैं। तो और कंपटीशन में ले जाके फिर वही बात है कि पाकिस्तान से फ़िलहाल यहाँ पे सिर्फ 2 टीम्स जाती हैं, जैसे नस्ट है और एक एनईडी रेसर्स है। तो ये जो टीम्स है बेसिकली ये पाकिस्तान को रिप्रेजेंट इस पॉइंट ऑफ व्यू से भी करती हैं कि पाकिस्तान में कम फैसिलिटीज़ होने की वजह से भी हमारा जो इंजीनियरिंग नॉलेज है, इंजीनियरिंग की जो कोर बेसिक्स हैं वो काफ़ी इन्हेंस होते हैं और ये रिप्रेजेंट की फिर हम लोग पाकिस्तान को उस तरह से कर रहे होते हैं। तालीम के साथ साथ फार्मूला कार से वाबस्तगी को कैसे मुनज़्ज़म रखते हैं? इसका सबसे आसान जवाब ये है कि आप प्रायोरिटाइज़ करें अपने टाइम को। इस तरह से बता सकता हूँ, मैं अपनी रूटीन का आपको थोड़ा सा बताता हूँ। हमारी यूनिवर्सिटी होती है और यूनिवर्सिटी में हमारी क्लासेस वैरी कर रहा होता है। सुबह 8:30 से 3 बजे तक भी होती हैं, 2 बजे तक भी होती हैं। तो हमारा केस ये होता है कि हम लोग जैसे ही अपनी क्लास से फ़ारिग होते हैं तो टीम मेंबर्स अपने जैसे हम लोग अपने इन्फॉर्म करते थे कि हम गाड़ी के पास जा रहे हैं, हम गाड़ी में उस वक्त अपना काम भी कर रहे होते हैं। क्लास में जब हम मौजूद होते हैं तो हम क्लास की तरफ ही प्रेजेंट होते हैं, पूरा का पूरा लेक्चर हम सर से अच्छे तरीके से समझते हैं। उसके बाद वहाँ से फिर हम लोग जो है अपने गाड़ी की तरफ जाके अपने गाड़ी का काम संभालते हैं, क्योंकि हमारे पास भी लिमिटेड टाइम होता है। 4:30 बजे तक के हमारे यूनिवर्सिटी की जैसे ऑफ टाइमिंग है तो लैब भी हमारे पास बंद हो जाती है। तो कम टाइम होने की वजह से हम क्या करते हैं, हम अपने वहाँ पे जो क्लासेस हमारी ख़त्म होती है फ़ौरन हम जाते हैं अपनी गाड़ी पे जो है टाइम इन्वेस्ट करते हैं। उसके बाद फिर ये होता है कि जैसे ही वहाँ से फ़ारिग हुए तो फिर हम घर जाते हैं। घर जाने के बाद वही बात है, हम रेस्ट करके अपना पढ़ाई का भी जो है अपना आराम से मैनेज कर लेते हैं। सिंपल तरीका ये होता है कि आपने जो पढ़ा है जिस दिन उसको आप फ़ौरन आके रिवाइज़ कर लो और एक्स्ट्रा अगर 1-2 सवालात कर सकते हैं वो कर लें, कोई इशू नहीं है। अगर तो नहीं भी होता, कोई चीज़ आपको समझ में नहीं आती है तो आप उसको या तो नेक्स्ट डे के लिए रख लें। कभी कभार ऐसा होता है हमारी छुट्टियाँ भी होती हैं तो जो गैप डे होता है आप उसमें अपना कवर कर लें। नहीं होता तो कोई इशू की बात नहीं है, आप वीकेंड्स के जो है आप रख सकते हैं उसमें आप टाइम। अगर आपने वीकेंड्स में 2 से 3 घंटे भी फोकस करके आपने जो है इसको लगा दिया तो फिर आप आराम से पढ़ाई भी आपकी जीपीए भी आपकी अच्छी से मेंटेन हो जाती है और आपका ये काम भी आराम से मैनेज हो जाता है। मैं पढ़ाता भी हूँ। मेरा ये केस होता है कि मैं यूनिवर्सिटी से जैसे ही अपनी क्लासेस से फ़ारिग हुआ मैं अपनी गाड़ी पे काम करता हूँ। गाड़ी पे काम करने के बाद डायरेक्टली मैं पढ़ाने के लिए जाता हूँ। वहाँ से जब पढ़ा के फ़ारिग हो गया तो बंदा थक भी जाता है, तो आके ठीक है आधा घंटा 1 घंटा हम आके अपने एंटरटेनमेंट के लिए टीवी देख लिया, घर वालों के साथ टाइम स्पेंड कर लिया। लेकिन उसके बाद फिर अपने पढ़ाई पे जो टाइम है
चाहे वो 15 मिनट भी क्यों ना हो, चाहे वो 20 मिनट क्यों ना हो, या वो 1 घंटा ही क्यों ना हो, आप आके एक पूरा जो आपने दिन में पढ़ा है उसको आप रिवाइज़ कर लें। इंशाल्लाह आपके लिए आसानी ही होगी इस तरह से। अपने शौक़ को पूरा करते हुए तालीमी दबाव को कैसे सँभालते हैं? एकेडमिक प्रेशर को फिर हम लोग जो है इसी तरीके से ही डील करते हैं कि जो हमारा असाइनमेंट रिलेटेड जितने भी प्रॉब्लम्स होते हैं, सारे हमारे काम होते हैं, हम उसको इसी तरीके से ही मैनेज कर रहे होते हैं कि हम अपने जो है ना प्रायोरिटाइज़ हम लोग इसी तरीके से कर रहे होते हैं, और हमारी टीम भी इसी चीज़ में हमें काफ़ी सपोर्ट करती है। तो ये होता है, इवन तो हमारे जो पेपर्स भी करीब आते हैं, पेपर्स का जब प्रेशर करीब आता है, तो हमारे टीम हेड्स भी जो होते हैं ना, वो हमें खुद जो है रिलीव कर देते हैं। वो कहते हैं कि आप अपने पेपर्स पे फोकस करें, और पेपर से जैसे ही हम फारिग होते हैं फिर हम वापस अपनी गाड़ी पे काम करते हैं। और फिर हमारा ये होता है कि सुबह से शाम तक की जो ना हमारी रूटीन इसी तरीके से चल रही होती है। तो ये एक कंटिन्यूस साइकिल होती है, और हम इसमें फिर पीछे नहीं हटते खुद भी। इसमें पैशन, इसमें मैं सबसे ज़्यादा कहता हूँ आपका अपना शौक़ और अपना पैशन होना चाहिए। मतलब आप जो फील्ड कर रहे हैं, और आप सेकंड और थर्ड ईयर में आने के बाद भी अगर आप ये सोच रहे हैं कि मैं मैकेनिकल लिए मुझे फ़ायदा समझ नहीं आ रहा, तो इसमें फिर ना तो आपकी यूनिवर्सिटी का कोई कसूर है, ना ही इसमें आपका जो है पेरेंट्स का कोई कसूर है, क्योंकि ये आपने जो फील्ड है आप इसमें आ गए, अब आप इसमें 50% आपने कंप्लीट कर लिया है। तो अगर इस 50% कंप्लीट करने के बाद अगर आपको लग रहा है कि ये मुश्किल है, ये डिसीजन आपने गलत हो गया, तो उसमें कोई ऐसी कोई घबराने वाली बात नहीं होती है। इंटरेस्ट जनरेट करने से ही होता है। तो आप अपना बहुत सारे आपके पास यूट्यूब पे इस तरह से आपको जॉब के बारे में पता चलना, आप यूट्यूब पे जो है ना सर्च कर सकते हैं इस तरह से कि जो मैकेनिकल की भी जॉब्स होती हैं। अब मैकेनिकल मदर फील्ड है, तो मदर फील्ड जो है, मदर फील्ड के ज़रिए से काफ़ी सारी फील्ड्स जो हैं खुल रही होती हैं। तो क्या होता है कि जैसे मेरा इंटरेस्ट ऑटोमोटिव सेक्टर की तरफ था, लेकिन मेरे वालिद साहब ने मुझे कहा था कि यार तुम मैकेनिकल में जाओ, और इससे क्या है कि तुम्हारे पास और अपॉर्चुनिटीज़ खुलेंगी। तो मैं उनके इस डिसीजन पे मैं ख़ुद से आया, और मुझे बिल्कुल भी कोई रिग्रेट नहीं है, क्योंकि मैं जब से मैंने इस पे और एक्सप्लोर करना शुरू किया है, तो मैं सिर्फ ऑटोमोटिव सेक्टर में नहीं, मेरे पास और भी काफ़ी सारी जो है ना अपॉर्चुनिटीज़ खुल गई। जैसे पावर प्लांट इंजीनियर की तरफ मैं जा सकता हूँ, या मैं डिज़ाइन सेक्टर की तरफ जा सकता हूँ, मैकेट्रॉनिक्स की तरफ जा सकता हूँ। तो आप जब एक दफ़ा रिसर्च करेंगे, तो रिसर्च करने के बाद आपको बहुत सारी इंटरेस्टिंग फील्ड्स इस तरह से मिल सकती हैं। और इंडस्ट्री जो है वो सबसे ज़्यादा जो आपको एनालाइज़ करती है वो आपकी मैनेजिंग की भी स्किल्स होती हैं। और ये आपको कोई भी कहीं आपको ना यूट्यूब पे कोई कोर्स ऐसा मिलने वाला है, कहीं से भी आपको ऐसा कोर्स नहीं मिलेगा। ये सब आपको अपनी इसी 4 साल जो दीगर आपकी ज़िंदगी है यूनिवर्सिटी लाइफ में, इसी में आपको मैनेज करना होता है। बहुत सारे बच्चे होते हैं जो सिर्फ अपने छुट्टियों को एंजॉय करने पे ही रखते हैं, लेकिन मैं समझता हूँ कि आप इस पॉइंट पे अब आप अपनी इन छुट्टियों को ज़ाया ना करें, बल्कि आप कोई काम करें। अगर आपके फॉर एग्ज़ाम्पल फ़ादर के कोई जानने वाले हैं जो फैक्ट्री में काम करते हैं, लोहे का हो या कोई सा भी मतलब जैसे काम हो, आप उनके साथ मैकेनिकल काम जो है ना, आप एक दफ़ा विज़िट करें, समझें, क्योंकि आपने पढ़ा हुआ है, आपने पढ़ा हुआ होता है, बस आप जाके एक दफ़ा देख रहे हो तो आपके दिमाग में ऑटोमेटिकली सारी चीज़ें आने लग जाती हैं। तो इसी तरीके से हम अपने टाइम को इस तरह से मैनेज कर रहे होते हैं। फार्मूला कार से वाबस्तगी के बायस कौन सी महारतें आपके अंदर पैदा हुई? एनईडी रेसर्स के साथ जब से मैं हूँ, तो मैंने जो है काफ़ी कुछ सीखा भी है इस पॉइंट ऑफ व्यू से। हमारे जो आजकल की जो दुनिया भी जो है वो आईटी की तरफ मूव कर रही है। तो क्या है कि हमें काफ़ी सारे सॉफ्टवेयर्स और काफ़ी सारी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस है जो मैकेनिकल इंजीनियर्स के लिए भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती हैं। अभी हाल ही में मैंने जो है पाइथन सीखी है, और पाइथन एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, इसमें हमारे लिए काफ़ी जो है ना हेल्पफुल इस पॉइंट ऑफ व्यू से रहती है। हमारा खैर प्रोग्रामिंग का जो पूरा काम होता है, हमारे दूसरे एक हैं टीम मेंबर, वो इस सारे काम को देख रहे होते हैं कि जो हमारा गाड़ी में ECU एक लगता है, एक ECU एक डिवाइस है जो बेसिकली इंजन का जो है ना इनटेक और जो है ना एग्जॉस्ट वाल्व का जो है ओपनिंग और इन सब चीज़ों को प्रॉपर वो टाइम करके वो सही तरीके से मैनेज कर रही होती है। और ये मतलब ये हर गाड़ी में होता है, तो इसकी प्रोग्रामिंग भी होती है। और ये सब प्रोग्रामिंग जितनी भी होती है, ये पाइथन की लाइक एडवांस वर्जन्स होते हैं और डिफरेंट लैंग्वेजेस होती हैं इसमें। साथ में हमारे पास डिज़ाइनिंग के सॉफ्टवेयर्स भी होते हैं, जैसे सॉलिडवर्क्स एक बड़ा है, मैं अभी उस पर जो है काम कर रहा हूँ। और अभी जो है रिसेंटली मैं एक गियर भी डिज़ाइन कर रहा हूँ, जिसमें ये काफ़ी चैलेंजिंग टास्क हो जाता है हमारे लिए भी। तो ये जो है आजकल की डिमांड्स में बहुत ज़्यादा वैल्यूड रहता है कि जो मैकेनिकल इंजीनियर्स जिनके पास आईटी की स्किल्स है ना, उनको तो वो फ़ौरन पकड़ते हैं, क्योंकि अब आप जितने भी टेक्निकल काम है ना, वो मैकेनिकल इंजीनियर्स अब आईटी को जो है ना थमा रहे थे। और ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि मैकेनिकल इंजीनियर्स जो हैं बिल्कुल उनकी जॉब ऑब्सोलीट हो जाएगी, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता, क्योंकि सॉफ्टवेयर्स को रन करवाना जो है ना वो मैकेनिकल इंजीनियर का ही काम होता है। और क्योंकि डिसीजन मेकर जो होता है ना वो मैकेनिकल इंजीनियर होता है। तो ये होता है कि जितने भी हम जैसे सॉफ्टवेयर इस तरह से सीख रहे हैं या प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस सीख रहे हैं, वो हमारे लिए
इस तरह से जो है ना, जब हम लोग एनईडी रेसर्स के साथ हम लोग काम कर रहे हैं, वो हमें बाहर भी अगर हम जॉब करने के लिए जाएंगे तो वो हमारे लिए इस तरह से काफ़ी हेल्पफुल रहेगा। इवन तो कंपनीज इसी चीज़ की ही डिमांड कर रही हैं आजकल। कोई ऐसा मुतासर कुन तजर्बा जो फार्मूला कार मंसूबे के दौरान हुआ हो? हम लोग अभी हमारा रिसेंटली एक टेक्नो फेस्ट का इवेंट हुआ था, और अभी क्योंकि हम लोग नई वाली गाड़ी पे काम कर रहे हैं तो वो कॉन्फिडेंशियल प्रोजेक्ट है हमारा, तो हम उस पर इतना ज़्यादा हम लोग उसको लेके जा नहीं सकते थे फ़िलहाल। तो हमारे पास पुराना चेसिस रखा हुआ था, और उस पुराने चेसिस पे हम लोगों को टायर अटैच करके और उसको थोड़ा सा साफ़ सुथरा करके हम लोगों को स्पॉन्सर्स को अट्रैक्ट करना था। तो हमारे पास एक काफ़ी इंटरेस्टिंग केस ये आया था कि गाड़ी का जो स्टीयरिंग होता है वो हमारे पास, हमने उसको निकाल के नई वाली गाड़ी में लगाया हुआ है, लेकिन जो स्टीयरिंग के जो बेसिकली रॉड्स होते हैं उसको हम टाई रॉड्स कहते हैं। तो वो टाई रॉड्स हमारे पास कुछ अवेलेबल था ही नहीं, और गाड़ी जो है ना बिल्कुल फ्री हो गई थी, और वो जो है ना कंट्रोल में नहीं आती फिर। तो हमने वो लकड़ी से जो है ना, हमने टाई रॉड उसी वक्त 1 घंटे में ही हमने तैयार की थी। हमारे हेड हैं अहमद भाई हैं, उन्होंने जो है हमें एक आइडिया दिया था कि यार अब ये लकड़ी से हम लोगों को डिज़ाइन करना, तो हम भी हैरान थे कि हम ये कैसे करेंगे। तो वो 1 घंटे में हम लोगों ने पूरी इसके जो है ना सब मेजरमेंट्स लेने के बाद, और जो है ना फिर लकड़ी वाले के पास हम गए। लकड़ी वाले के पास जाने के बाद हमने उसकी पूरी मेजरमेंट्स और सारी चीज़ें एक्यूरेसीज़ के साथ हम लोगों ने उनको बताई, और जब हम लेकर आए तो हमारे टीम हेड भी बड़े हैरान हुए थे कि यार ये हम लोगों ने एक तो थोड़े से वक्त में ही जो है ना टाई रॉड्स का जो हम लोगों ने एक लकड़ी से टाई रॉड बनाई थी, क्योंकि वो डिस्प्ले के लिए थी। तो वो एक काफ़ी चैलेंजिंग मोमेंट हो गया था, क्योंकि अगले दिन हमें जाना था, और टाई रॉड्स का जो केस था वो यही था कि हमारे पास अवेलेबल थी नहीं। तो हम लोगों ने शाम में बैठ के पूरा कंप्लीट किया था, और उससे फिर हमें ये पता चला कि ठीक है, से मैकेनिकल जो है ना, हमें उस मैकेनिकल का जो आपका मैकेनिकल इंजीनियर का जो दिमाग होता है वो हमें पता चला कि ठीक है, हमारे सीनियर्स भी किस तरह से, या जितने भी हमारे इंजीनियर्स बैठे हुए हैं वो डिसीजन कैसे लेते हैं, किस तरह से क्रिटिकल जो टास्क आते हैं उनको वो किस तरह से वो फेस करते हैं, किस तरह से वो उस चैलेंज को एक्सेप्ट करके उसको सोल्यूशन निकालते हैं। स्क्रैच से हम लोगों ने उसको फैब्रिकेट किया था, और जो है हम लोगों ने एक बना के हम लेके गए थे। तो ये काफ़ी चैलेंजिंग हमारे लिए था। उन तलबा के नाम कोई नसीहत जो ऐसे ही मुश्किलात का सामना कर रहे हों? मैं उनको ये कहूँगा कि आप लोग अपनी कंफर्ट जोन से बाहर निकलना सीखें, क्योंकि ज़िंदगी में चैलेंजेस इसी तरीके से पूरे किए जाते हैं कि आप अपनी कंफर्ट जोन से बाहर निकलते हैं। मैं भी एक सिमिलर सिचुएशन में एक वक्त तक था ही। मुझे होता था कि अभी फ़िलहाल चिल करते हैं, कोई मसला नहीं है वगैरह, देख लेंगे बाद में। लेकिन क्या है कि जब उस पॉइंट पे पहुँचते तो काफ़ी, क्योंकि मैं अभी रिसेंटली मैंने अभी इंटर्नशिप भी अपनी कंप्लीट की है। तो वहाँ पर जब मैं इंटर्नशिप में कर रहा था तो मुझे इससे अंदाज़ा हुआ कि हम लोग जितना पढ़ रहे हैं वो काफ़ी नहीं है, हमें उसके लिए एडिशनल मेहनत करने की ज़रूरत होती है। और इवन तो जो हम लोग पढ़ाई कर रहे होते हैं वो किताबी जितनी भी नॉलेज है ना वो सिर्फ वहीं तक महदूद है। आपको असली ज़िंदगी में जो है ना किस तरह से अप्लाई करने केसेस, क्योंकि हर चीज़ जो है ना आइडल नहीं रहती है। हम समझते हैं कि ठीक है इतना परफेक्ट होना चाहिए, ये इस तरह से हो जाए। जैसे अभी हम लोगों ने रिसेंटली होंडा में बॉयलर पे हमने काम किया था, तो बॉयलर की एफिशिएंसी इंक्रीज़ करनी थी। तो हमने सब चीज़ें अपनी अप्लाई की, लेकिन उन्होंने यही कहा कि आप लोग जो अपने पढ़ते हुए आए ये उसी से ही रिलेटेड हैं, और ये उसी से ही रिलेटेड था। लेकिन क्या है कि हमें आइडिया नहीं था, हम सब चीज़ें कैलकुलेशन कर रहे हैं उस, तो हमारे पास जितने भी जो सॉल्यूशन आ रहा था वो ये कह रहे थे कि वो हमारे पास भी है, कोई नया सॉल्यूशन प्रोवाइड करो। तो इससे ये हमें पता चला कि भाई जो कुछ हम लोग पढ़ रहे हैं वो काफ़ी नहीं है, आपको एडिशनल थोड़ा काम करने की जो है ना एक नॉलेज होनी चाहिए कि ठीक है कौन सी चीज़। क्योंकि कभी कभार ऐसे टास्क भी आपके पास आते हैं, ऐसी सिचुएशन में आप आ जाते हैं जिसमें आपको क्विक डिसीजन लेना पड़ता है। तो वो क्विक डिसीजन आपका जो है ना वो पूरी, अब ये नहीं कि आप बैठ के पहले किताब खोल के देखेंगे कि यार ये चीज़ कहाँ पे थी, ये मैंने पढ़ा था पहले। तो जो है ये सब चीज़ें आपको काम करने से ही आएंगी। और मैं यही कहूँगा कि आप अपनी कंफर्ट जोन से बाहर निकलना सीखें, क्योंकि आगे इसी तरीके से ही जो है ना अपनी ज़िंदगी भी चलेगी। आपके अपने जो रेस्ट का टाइम मिला अपना रेस्ट ज़रूर करें, लेकिन जो फारिग टाइम आपको लग रहा है कि ये फारिग है, मैं इसमें जो है, क्योंकि आजकल की जनरेशन ये होता है कि वो कोई ड्रामे देख रहे होते हैं या कोई जैसे टीवी सीरीज़ देख रहे होते हैं। मैं उसमें बिल्कुल मना नहीं कर रहा, आप लोग अपना वो लाइफ भी इंजॉय करें, लेकिन एक पर्टिकुलर रूटीन बना के कि अगर 2 घंटा मैंने या 1 घंटा मैंने एंटरटेनमेंट में लगाना है तो वो 1 घंटा ही होना चाहिए। बाकी आप अपने इम्प्रूवमेंट पे जैसे कोई कोर्स सीख लें, कोई अच्छे जैसे प्रोग्रामिंग के कोर्सेज़ होते हैं, डिज़ाइनिंग के कोर्सेज़ होते हैं, ये जिधर भी आपका पर्टिकुलर एरिया में इंटरेस्ट है आपका, आप उस साइड पे जो है अपना काम सीख सकते हैं। और आजकल जितने भी हमारी जो जनरेशन वाले लोग हैं वो बहुत जल्दी पैसा कमाना सीख रहे हैं, हमारी उम्र में ही आके वो अच्छे खासे जो है ना मिलियनेयर तो नहीं कहूँगा मैं, क्योंकि वो डॉलर में जब आमदनी हो रही होती है तो फिर आप यूँ समझ लें कि यहाँ पे तो अच्छा खासा ही जो है ना कन्वर्जन फैक्टर में हमें जो फ़ायदा हो जाता है।
तो मेरे अपने काफ़ी सारे जानने वाले भी हैं जो मेरी ही उम्र में, लेकिन क्या है क्योंकि उन्होंने मुझसे पहले काम स्टार्ट कर दिया था और मैं उनको यही देखता था कि यार ये लोग अभी इतनी जल्दी क्या ज़रूरत पड़ी, लेकिन शौक़ था, कंफर्ट जोन से बाहर निकले और वो मेरी उम्र में, मैं इस वक्त पढ़ रहा हूँ, वो भी पढ़ रहे हैं, लेकिन साथ में वो अच्छा खासा कमा भी रहे हैं। तो क्या है कि जितनी भी इवन द स्किल्स हैं तो ये आपकी, आप अपनी स्किल्स पे फोकस करें। आप अपना जो है ना, क्योंकि इंडस्ट्री स्किल्स मांगती है, स्किल्स जो होती है बेसिकली आप अपना कोई भी, आप देखें कि आजकल क्योंकि मार्केट फ्लक्चुएट भी कर रही होती है, आईटी साइड में भी डिफरेंट एआई आ रही है, एआई रिप्लेस कर रही है, तो एआई जैसे रिप्लेस कर रही है तो उसको भी कोई ना कोई कंट्रोल कर रहा है। और इस तरह से काफ़ी सारी चीज़ें हैं जिसमें आप एक्सप्लोर करेंगे तो आपको अपनी पर्टिकुलर फील्ड का जो है ना इंटरेस्ट आपको या एरिया आपको मिल सकता है। आपके मुस्तकबिल के अहदाफ़ क्या हैं? अभी मेरे जो फ्यूचर गोल्स हैं, अभी मेरा तो फ़िलहाल इतना ज़्यादा तो खैर हम नहीं सोचते, लेकिन हमने एक बेसिक चीज़ हमने सोच के रखी हुई है। वो ये है कि जैसी मेरी जो है बैचलर की डिग्री कंप्लीट होगी तो इंशाल्लाह मेरा बाहर मास्टर्स करने का इरादा है। एमबीए करूँगा मैं, क्योंकि ये मेरे वालिद साहब की ख्वाहिश है। तो एक ये इस चीज़ की, फिर उसके बाद मैंने एक और मास्टर्स का मैंने ख़ुद से सोच के रखा हुआ है कि या तो मैं लाइक डिज़ाइन साइड की तरफ मास्टर्स कर लूँगा या जो है रोबोटिक्स की तरफ मास्टर्स कर लूँगा। ये इसके साथ साथ जो है मेरा पीएचडी करने का इसलिए ये भी इरादा रखा हुआ है, कुछ आगे पता नहीं है कि चेंज हो सकता है, क्योंकि ये मेरे वालिद साहब की ख्वाहिश है कि मैं पीएचडी, उनका कोई एक बेटा पीएचडी करे, तो मैंने तो ये नियत की हुई है और अल्लाह ताला इसमें आगे हमारे लिए आसानी करे। तो फ़िलहाल एकेडमिकली तो ये सोच के रखा है। और बाकी जो फार्मूला एनईडी रेसर्स के हवाले से है, हमारा प्लान इस वक्त ये हो रहा है कि इस गाड़ी को कंप्लीट करने के बाद हमारा इरादा इंशाल्लाह है नेक्स्ट जून में हमारा इटली जाने का इरादा है। तो इटली में जब हम पार्ट लेंगे तो वहाँ से जब इंशाल्लाह जो भी होता है, हमारा रिज़ल्ट जो भी बनता है, हमारा इरादा है कि हम इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की तरफ शिफ्ट करें। उसकी काफ़ी सारी वजूहात हैं, उसमें से सबसे बड़ी वजह यह है कि स्पॉन्सर्स भी हमें काफ़ी सारे जो है ना मतलब अट्रैक्ट करते हैं, और स्पॉन्सर्स जो है ज़्यादा इस चीज़ की तरफ जो है ना वो माइल हो जाते हैं कि वो चीज़ जो है ना उनको ज़्यादा उसमें फिर इफ़ेक्टिव नज़र आती है। साथ में ये भी है कि एक नया चैलेंज भी हो जाएगा ये, क्योंकि हम लोग कंबशन गाड़ी पे काम करते हैं, इंजन वाली गाड़ी पे काम कर रहे हैं, तो वो काम हम लोग तो करते आ ही नहीं, क्योंकि अब हमें वो आ चुका है। हमारा दो टीम्स में, दो कैटेगरीज़ में डिवाइड हो जाएगा ये। एक कंबशन गाड़ी तो हम बनाएंगे, साथ में इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की तरफ भी इसलिए काम करेंगे क्योंकि हमें आगे, क्योंकि आप लोगों को पता है कि जो है ना ज़माना अब चेंज हो रहा है, इलेक्ट्रिक गाड़ी की तरफ जो है ना सब फ्यूचर आ रहा है। तो हमारा यही प्लान है, हम इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की तरफ भी, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की डायनामिक सारी चीज़ों पे हम इंशाल्लाह काम कर रहे हैं। फार्मूला कार मंसूबे में मिलकर काम करना कितना ज़रूरी है और उसका इंजीनियरिंग से क्या ताल्लुक़ है? जब आप टीम में काम कर रहे होते हैं ना, तो टीम पूरी भरी हुई होती है आपके पास एंथुसियास्टिक माइंड्स के साथ। तो अगर कोई आइडिया आपने पेश किया है तो सामने वाला का फॉर एग्जांपल कोई बैठा हुआ है ना, वो उससे अच्छा आइडिया जो है ना और अच्छे पिच कर सकता है, जिससे क्या है कि जो है ना वो कलेक्टिव जो थॉट्स होते हैं, कलेक्टिव आइडियाज़ होते हैं ना, उससे आप बड़ी बड़ी चीज़ें कर सकते हैं। जैसे हमारे पहले टीम वाले हमें ये बताते हैं कि उन्होंने जो चेसी तैयार किया था उन्होंने, उसमें हुआ ये था कि इंजन हमने जब प्लेस किया था तो वो सिर्फ 1 डिग्री जो है ना थोड़ा सा उसका जो चेन ड्राइव है वो टिल्ट हो गई थी। तो हमारे हेड ने ये कहा था कि यार ये जो है ना गड़बड़ हो जाएगी और इसमें फिर जो है ना चेसिस पे काफ़ी इफेक्ट भी पड़ेगा। तो वो पूरा निकलवाया, उसी चेसिस पे जो है ना हमारे काफ़ी सारे जो सीनियर्स थे उन्होंने उसी वक्त बैठ के सोचा कि हम इसमें ऐसा क्या अरेंजमेंट ऐसा कर सकते हैं। तो वहाँ पे हमारे काफ़ी सारे जो है सीनियर्स ने उसमें डिफरेंट तरीके अप्लाई किए, जिससे हमारा फिर अभी इंजन जो है ना काफ़ी अच्छी तरीके से भी प्लेस्ड है। तो इससे मुझे जो फ़ायदा यही होता है हमेशा कि आपका जो है ना एक माइंड एक बिल्कुल डिफरेंट तरीके से जो है ना फिर आपका काम कर, और अच्छे नए आइडियाज़ भी आप जनरेट कर रहे होते हो। और फिर ये भी होता है कि जो कलेक्टिव आइडियाज़ मिलके जो चीज़ आप, कभी ऐसा ही होता है कि जो है ना एक बंदा ही हर चीज़ पूरी नहीं कर सकता, तो वो उसमें पूरी टीम वालों जो है ना एफर्ट कर रहे होते हैं, तो वो पूरी गाड़ी का शेप जो है ना, और उसमें फिर उसका आइडिया सही होता है, लेकिन जो तरीक़ेकार होता है वो गलत होता है। दूसरा बंदा जो है उस तरीक़ेकार को सही कर देता है, तो उससे क्या है कि हमारा जो काम होता है ना वो जल्दी हो जाता है। तो ये सब टीम वर्क जो है ना मुझे लगता है कि काफ़ी जो है ना आपका माइंड आपको जो ट्रेन करती है, इसी तरीके से आप नए आइडियाज़ पिच कर सकते हैं। और उसके बाद फिर जो टेक्निकली जो नॉलेज होती है ना, टेक्निकल नॉलेज भी आप उसमें भी आपको काफ़ी सारी गेन होते हैं, क्योंकि आप हर किसी से सीख रहे होते हो। तो ये एक सबसे बड़ा जो है मुझे फ़ायदा नज़र आ रहा है। आपके सवालात। एज अ मैकेनिकल इंजीनियर इन पाकिस्तान, व्हाट आर सम ऑफ द मोस्ट कॉमन चैलेंजेस यू फेस इन योर डे टू डे वर्क एंड हाउ डू यू ओवरकम दैम? अच्छा, ये तो जॉब रिलेटेड सवाल है, लेकिन मैं एज अ स्टूडेंट के तौर पे बताता हूँ, क्योंकि मैंने अभी रिसेंटली
इंटर्नशिप की है होंडा में, तो मैंने कुछ चीज़ें देखी हैं वहाँ पर। उसमें मुझे ये एक तो अंदाज़ा हुआ है, सबसे पहले जो है ना आपका बेसिक टेक्निकल नॉलेज है ना, आपको उस पे जो है अच्छा खासा ग्रास्प होना चाहिए आपका। ये इसमें ये है कि हर एक कोर्स पे, अब ज़रूरी नहीं कि आप सारे कोर्सेज जो आपने पढ़े हैं वो इंपॉर्टेंट हैं, या जो नेसेसरी कैलकुलेशन फार्मूलाज हैं वो ज़रूरी नहीं होते इतने। उसमें से आपको बस बेसिक चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। किसी चीज़ का पर्पस, कोई मशीन के बारे में पढ़ रहे हैं, कोई फॉर एग्जांपल आप मैकेनिकल डिवाइस है, कुछ भी आप जैसे पढ़ रहे हैं, उसका आपको बेसिक पर्पस पता होना चाहिए कि वो करता क्या है। साथ में फिर ये है कि आपकी अपनी सॉफ्ट स्किल्स बहुत ज़रूरी हैं। उसमें आपकी आ जाती है आपकी जो है पब्लिक स्पीकिंग में भी ख़ास तौर पर आ जाता है, क्योंकि आप एज अ मैकेनिकल इंजीनियर पाकिस्तान में काम कर रहे होते हैं, तो आपके अंडर वर्कर्स आते हैं, आपको जो है वो पाना ला के नहीं पकड़ा देंगे, यार ये इसको टाइट करके दिखाओ, ये करके दिखाओ, वो करके दिखाओ। आप एज अ डिसीजन मेकर पाकिस्तान में ना काम कर रहे होते हो, तो अगर आपके पास वो बेसिक टेक्निकल नॉलेज होगी तो वो आप अच्छे तरीके से जो है ना अपने वर्कर्स पे नो हाउ आपका ग्रास्प होगी, आप कह सकते हैं कि ठीक है, क्योंकि वर्कर्स भी हमारे पास आ जाते हैं, वो कहते हैं कि यार ये किस तरह से ये चीज़ में ख़राबी आ गई है, इस चीज़ में ख़राबी आ गई है, तो वहाँ पर डिसीजन मेकिंग काम आती है, और वो डिसीजन मेकिंग आप करोगे एज अ मैकेनिकल इंजीनियर। तो मेरा मशवरा ये है कि आप अपनी बेसिक टेक्निकल नॉलेज पर अच्छा खासा आप अपना ग्रास्प रखें, और साथ साथ अपनी जो है ना सॉफ्ट स्किल्स जो होती है, कम्युनिकेशन स्किल्स और ये पब्लिक स्पीकिंग की जितनी भी स्किल्स है ना, ये आपको अच्छे से आनी चाहिए, तो उसमें फिर आपके लिए इंशाल्लाह आसानी होगी। What qualities और skills do you believe are essential for success in mechanical engineering? अच्छा, इसमें मैं आपको सिंपल ये कहूँगा कि आप जो मैकेनिकल इंजीनियरिंग के तौर से जो भी पढ़ रहे हैं ना, आप आईटी साइड पे ज़रूर घुसें। आईटी साइड में आप ये कर सकते हैं कि जो सॉफ्टवेयर्स बहुत ज़्यादा है ना, सॉफ्टवेयर्स पे आपकी ग्रिप बहुत अच्छी होनी चाहिए। सॉफ्टवेयर्स बहुत सारे हैं, इसमें आप अपना डिज़ाइनिंग सॉफ्टवेयर्स की तरफ जा सकते हैं, जैसे सॉलिड वर्क्स है, और उसमें सिमुलेशंस के भी सॉफ्टवेयर्स होते हैं जैसे एनसिस है, और साथ साथ आपका जो बेसिक प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस होती है ना, वो भी बहुत ज़रूरी होती हैं मैकेनिकल इंजीनियरिंग के लिए, क्योंकि आजकल जितनी भी आईटी जो आप फील्ड्स देख रहे हैं, जो ख़ास तौर पे कंपनीज जितनी भी जो हायर कर रही होती हैं, वो आईटी के बंदों को ज़रूर हायर कर रही होती हैं। तो मैकेनिकल इंजीनियर के जो सबसे बड़ा काम जो होता है ना, वो फिर ये कि जो आजकल अगर आप फॉर एग्जांपल बाहर जैसे अप्लाई करते भी हैं पाकिस्तान से फॉर एग्जांपल, तो वहाँ पर ये कि आपका सॉफ्टवेयर अगर आपको अच्छे से आते होंगे, अगर आपकी अच्छी ग्रिप होगी, डिज़ाइनिंग आपको पता होंगे, और आप समझते हैं कि आपका इंटरेस्ट उस साइड पे है, तो आप जो है वहाँ पर बहुत अच्छे से परफॉर्म कर सकते हैं। साथ में अगर आपको लगता है कि नहीं मैं प्रोग्रामिंग की तरफ अच्छा कर सकता हूँ, प्रोग्रामिंग बस एक लैंग्वेज अगर आप सीखें, बहुत डिफरेंट लैंग्वेजेस है, पाइथन है, मैटलैब अगर आपको अच्छे से आती है, तो वो डेटा हैंडलिंग की तरफ चला जाता है। उसमें फिर ये होता है कि आप एज अ मैकेनिकल इंजीनियर कैलकुलेशन आप करते हैं, डेटा आप उसमें फीडिंग करते हैं, ये सारे काम आप बहुत अच्छे तरीके से कर सकते हैं। और सॉफ्ट जो मैं कहता हूँ सॉफ्टवेयर स्किल्स होती हैं, वो उसमें वर्ड और एक्सेल आ जाता है। वर्ड एक्सेल का एज सच तो इतना काम नहीं होता है, लेकिन जब रिपोर्ट बनाने का भी काम आता है, और ख़ास तौर पे जब आप उसमें एक्सेल के भी जो है डेटा, क्योंकि कुछ डेटा होता है जो एक्सेल में हो, एक्सेल में ना हो, तो अगर आपने मैटलैब में रखा है तो आप उसमें रिपोर्ट बनाने का भी तरीका आपको आना चाहिए। ये सारी चीज़ें वर्ड में आपको किस तरह से फॉर एग्जांपल पेज फुट नोट डालना है आपने, या हेडर डालना है सही तरीके से, तो वो ये सारी चीज़ें भी आपको जो है ना आनी चाहिए। इसके लिए डिफरेंट आपको वेबसाइट पे कोर्सेज़ मिल सकते हैं, और आप वो उनको करने के बाद आपको जो है उसमें आप परफेक्ट भी हो सकते हैं। अच्छा, जितने भी लोग मुझे इस वक्त देख रहे हैं, अगर जिन की GPA 3 से ऊपर है, बहुत अच्छी बात है, मेरा उनके लिए यही मशवरा है कि आप 3 से ऊपर मेंटेन रखें GPA को। जिनकी 3 से नीचे है उनको भी मैं यही कहूँगा कि आप लोग घबराएं नहीं, इसमें बस ये है कि आप अपनी GPA को 3 तक ला सकते हो तो वो सही है, क्योंकि GPA जो है ना वो बस आपका एक एंट्री टिकट है। आप बाहर मास्टर्स के लिए जाएंगे, या आप एज अ जॉब फॉर एग्जाम्पल जॉब के लिए अप्लाई करेंगे, तो वो आपकी GPA सिर्फ ये देखेंगे कि ठीक है बच्चे जो भी लड़का है वो कितना काम कर सकता है, कितना काबिल है, कितना हार्ड वर्किंग है, और साथ में अपनी जो है ना स्किल्स पर काम करें। स्किल्स आप जैसा मैं आपको पिछले अभी इस वीडियोस में मैंने काफ़ी कहा है, स्किल्स में आप IT स्किल्स की तरफ जा सकते हैं, या ऑन हैंड एक्सपीरियंस की तरफ जा सकते हैं, क्योंकि इंडस्ट्री जो है ना वो ऑन हैंड एक्सपीरियंस को बहुत ज़्यादा जो है ना मांगती है। क्योंकि हम लोग जब इंडस्ट्री में काम कर रहे होते हैं तो बहुत सारे ऐसे केसेस आ जाते हैं जिसमें हमें फ़ौरन डिसीजन लेना पड़ता है। आप ये नहीं कर सकते कि जो है ना कहीं अगर आप फंसे तो आपने कहा कि 1 मिनट रुको यार, और ये सारी प्रोडक्शन रुको, मैं पहले कैलकुलेशन करूँगा, उसके बाद भी सारी चीज़ें मैं बताऊँगा कि क्या करना है। ऐसा नहीं होता, उसमें फिर जो है ना कंपनी का लॉस होता है, और फिर कंपनी आपको लात मार के बाहर निकाल देगी। तो ये है कि आप अपने जो डिसीजन मेकिंग स्किल्स होती है, ये भी बहुत क्रिटिकल जो है ना स्किल्स में काउंट किया जाता है। क्योंकि अगर आप ऐसी किसी सिचुएशन में फंसो तो जो है ना आपके जो सीनियर्स होते हैं, जो एग्जीक्यूटिव हेड्स होते हैं, वो आपको यही देख रहे होते हैं कि आप कितने अच्छे तरीके से अपना टाइम भी इफेक्टिवली मैनेज कर रहे हो, टाइम पे चीज़ें आपकी जो है पूरी हो रही हैं, और फिर आप कितने स्किल्डफुल हो, आप
किस तरह से, क्योंकि कंपनी जितनी भी होती हैं, जितनी भी इंडस्ट्रीज़ हैं, वो ये देख रही होती है आप उनको क्या प्रोवाइड कर सकते हो। तो वो नॉलेज जो आप पढ़ के आ रहे हो ना, उस नॉलेज को आपने ऑन हैंड अप्लाई करना है, डिसीजन में अप्लाई करना है। आप ये नहीं कर सकते कि जो है ना, ठीक है मैं कैलकुलेशन आपको करके बताता हूँ ये कैसे होता है वैसे होता है। वो बस ये देखते हैं कि हमें ठीक है टाइम एफिशिएंट रख के हमें किस तरह से हमें फ़ायदा, कंपनी को फ़ायदा हो सकता है। तो ये चीज़ें हैं। और मैं जितने भी हमारे जो लोग हमें देख रहे हैं, मैं उनको यही कहूँगा कि बहुत सारे जो बच्चे होते हैं, जितने भी लोग होते हैं, वो यहाँ इंटरव्यूज़ में फंसते हैं कि इंटरव्यूज़ में किस तरह के सवालात किए जाते हैं। तो ये मेरा मशवरा है कि आप यूट्यूब पे जो है ना, आप मैकेनिकल इंजीनियर के इंटरव्यूज़ देख सकते हैं कि किस तरह के सवालात पूछे जा सकते हैं। कभी कभार ऐसा होता है कि आपने फ़र्स्ट ईयर में कोई कोर्स पढ़ा होगा, उससे रिलेटेड सवाल होता है, तो आप जो है ना, जब वो सवाल आप सुनेंगे तो आपको भी होगा कि यार ये तो मैंने पढ़ा था, मुझे याद नहीं आ रहा। तो जैसा मैंने पहले भी बात यही कही थी कि अपनी बेसिक टेक्निकल नॉलेज है, उस पर अगर आपका ग्रास्प अच्छा है तो वो बेसिक सवाल आप अच्छे से जो है ना आंसर कर सकते हैं। तो ये मेरी सबको एडवाइस है। इंशाल्लाह आप सबके लिए आसानी होगी। उम्मीद है इंटरव्यू आप लोगों को पसंद आया होगा। अपनी कीमती राय से तबसरे के खाने में ज़रूर आगाह फरमाइएगा और साथ ही साथ उन लोगों तक ज़रूर ये वीडियो पहुंचाइएगा जिन लोगों को इसकी ज़रूरत है। अब मुझे इजाज़त दीजिए, अगली वीडियो में मिलते हैं इंशाल्लाह। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।